नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में एक से एक बुरी खबर आ रही है। कभी यस बैंक, कभी पीएमसी बैंक और इस बार लक्ष्मी विलास बैंक। आज के वीडियो में हम आपको क्लियरली बताएंगे कि कैसे इंडियन बैंकिंग सिस्टम इस सिचुएशन से कोप कर रही है और ऐसे इंसिडेंट से इन्वेस्टर को यानी आपको कैसे फर्क पड़ता है। अगर आपने अब तक राहुल कौशिक आरके को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए नोटिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो एंजल ब्रोकिंग में डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने इसका लिंक दिया है, जहाँ से आप 0 ब्रोकरेज डिलीवरी पे अपना अकाउंट खुला सकते हैं, वो भी मात्र 5 मिनट में। तो दोस्तों, आज ही अपना अकाउंट खुलाइए। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं लक्ष्मी विलास बैंक केस स्टडी से। लक्ष्मी विलास बैंक के ऐसे हाल के पीछे 3 मेन रीजन है जो इसको यस बैंक और पीएमसी बैंक के केस में भी सेम थे। पहला पॉइंट, पुअर फाइनेंशियल कंडीशन। सेकंड पॉइंट, इंक्रीजिंग एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का बढ़ना। थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट इन रेगुलेटरीज एंड आरबीआई इंटरवेंशन। अब एक एक करके इन सिचुएशन को एक्सप्लेन करेंगे। फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने का मतलब ये है कि बैंक से डिपॉजिट पैसा निकल रहा है और बड़े अमाउंट में, इसलिए बैंक का ओवरऑल डिपॉजिट कम हो रहा है क्वार्टर बाय क्वार्टर। अब समझते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है इस नॉइस के पीछे। क्या सच है फाइनेंशियल कंडीशन इतना खराब था लक्ष्मी विलास बैंक के कि आरबीआई को टेक ओवर करना पड़ा, 1 महीने का मॉनिटोरियम भी डालना पड़ा और 25,000 रुपए का कैप लगाना पड़ा, यानी आप मात्र 25,000 ही विड्रॉ कर सकते थे। सितंबर क्वार्टर में लक्ष्मी विलास बैंक का लॉस 397 करोड़ था। ये 1 साल पहले 357 करोड़ था। ध्यान रखिए कि इस साल 7 महीने की कोविड पैंडेमिक की वजह से बर्बाद हुआ है और भी लॉस उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। सरप्राइजिंग बात यह है कि मार्च क्वार्टर में इनका लॉस 836 करोड़ था और लॉकडाउन के टाइम पर लॉस इनका कम हुआ। एनपीए 7.01% पर था और नेट डिपॉजिट कुछ 20,000 करोड़ इनके पास था। उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रॉस एनपीए कमर्शियल बैंक्स की 9.3 के आसपास कही गई है दिसंबर 2019 के गवर्नमेंट की रिपोर्ट में। उस हिसाब से देखा जाए तो लक्ष्मी विलास बैंक की एनपीए की लिमिट के अंदर था। हालांकि इन्वेस्टर इस बैंक से पैसा निकाल रहे हैं और इसीलिए डिपॉजिट कम हो रहा था। ये एक रीजन हो सकता है कि आरबीआई ने इंटरफेयर किया, क्योंकि उसको लगा होगा कि शायद इस रेट से बैंक से अगर पैसा निकलता रहा तो ये बैंक फेल कर सकती है, या फिर इसके पीछे कुछ और रीजन हो सकता है। दोस्तों, यस बैंक और आईसीआईसी बैंक के केस एक सीन कॉमन है यहाँ पर कि दोनों बैंक्स के एजीएम मीटिंग्स में उनके बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने मैनेजिंग डायरेक्टर के ऊपर भरोसा नहीं दिखाया था। ये सबसे बड़ा रीजन है कि जब आरबीआई ने इंटरवन करती है, क्योंकि उसको लगता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कॉन्फिडेंस की कमी है और इससे बैंक की हेल्थ को इफेक्ट हो सकता है। और शायद यही वजह है कि यस बैंक के केस में भी आरबीआई के टी.एन. मनोहरनम, जो कि कैनरा बैंक के चेयरमैन थे, उनको यस बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। यस बैंक की सिचुएशन को संभालने में इंडिया के प्राइवेट और सरकारी बैंक्स ने भी बड़ा रोल प्ले किया। जब एसबीआई की लीडरशिप में इंडिया की लीडिंग बैंक्स के यस बैंक ने 10,000 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्फ्यूज किया। इसकी वजह से यस बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ बेटर हुआ है। सितंबर 2020 के क्वार्टर में यस बैंक ने अच्छा परफॉर्म भी करा है, यानी इन बैंक्स की हालत भी बुरी नहीं है जितनी लग रही है। अभी भी ठीक तरीके से चलाया जाए तो फिर ये प्रॉफिटेबल हो सकती है। तो फिर प्रॉफिट देने से पहले ये बैंक डूब क्यों रही है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो आइए इसको समझते हैं। प्राइवेटिज्म ऑफ बैंक्स। इंदिरा गांधी जब इंडिया के पीएम थे, उस जमाने में बैंक्स का सेंट्रलाइजेशन किया गया था। ये इसलिए किया गया था ताकि कोई भी बैंक डिपॉजिट का पैसा लेके डूब गया तो डिपॉजिट का पैसा सेफ रहेगा। ये एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप कहा जा सकता था और इंडिया में अभी फिलहाल बैंक का प्राइवेटिज्म किया जा रहा है। रिसेंटली बहुत सारे बैंक्स का मर्जर हुआ है, बहुत लोगों की नौकरी भी गई है, लोग बेरोजगार हुए हैं। यस बैंक का लीडरशिप चेंज हुआ है, एक तरीके से रीस्ट्रक्चरिंग इसको कहा जा सकता है। लक्ष्मी बैंक के लिए ये चेंज होगा जब डीबीएस बैंक इंडिया के साथ उसका मर्जर होगा, यानी इस मौके का फायदा उठाने में एक सरकारी बैंक जिसके पूरे देश में 563 ब्रांचेस थे, उसको मर्जर किया जा रहा है। सिंगापुर बेस्ड एक बैंक यानी डीबीएस बैंक, जिसके पूरे देश में सिर्फ 33 ब्रांचें हैं। अगर आप समझदार हैं तो ये समझ पाएंगे कि इसमें एक पैटर्न है। यूबीआई और इंडियन बैंक का मर्जर किया गया रिसेंटली। वो दिन दूर नहीं है जब शायद सारी सरकारी बैंक को एसबीआई के अंदर लाया जाएगा और वो भी दिन आ सकता है जब एसबीआई को भी प्राइवेट कर दिया जाए।
लेकिन इस पैटर्न से उभर कर आ रहा है कुछ और वजह से इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि उनके परफॉर्मेंस को डाउनग्रेड किया जा रहा है और उनको बेचने लायक बनाया जा रहा है। अगर आपकी गाड़ी को खराब बताया जाए तो ही आप उसको बेचने के लिए रेडी होंगे। कुछ वैसे ही इंडिया के बैंक्स को बीमार अनाउंस करके उनको रिस्ट्रक्टिंग करके उनको प्राइवेट बैंक के हाथों में दिया जाना क्या अच्छा मूव है? क्या इस मूव से देश की इकोनॉमी को राहत मिलेगी या फिर देश की फाइनेंशियल प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो जाएगा कि देश के पास अपना कहने वाला कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट रहेगा ही नहीं या बचेगा ही नहीं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों, इन्वेस्टर को धक्का। इन सारे बैंक्स में जिन जिन इन्वेस्टर ने अपना पैसा लगाया था उनका पैसा तो अच्छी तरीके से डूब गया है। यस बैंक, वोडाफोन इंडिया, DHFL, लक्ष्मी विलास के शेयर इतने नीचे गिरे हैं। जिन लोगों ने अच्छे वॉल्यूम में पैसा लगाया था उनका पैसा डूब गया। लक्ष्मी बैंक के मर्जर के अनाउंसमेंट में भी यही कहा गया है कि जैसे ही मर्जर कंप्लीट होगा शेयर की डीलिस्टिंग किया जाएगा, यानी इन्वेस्टर का पैसा गया। ये गलती किसकी है? कुछ हद तक इन्वेस्टर की भी है। इंट्राडे कॉल्स के चक्कर में जो लोग कंपनी फाइनेंशियल और मार्केट ट्रेंड को नहीं देखते हैं उनके लिए मार्केट डेंजरस जगह है। जैसे लक्ष्मी बैंक ने कोई भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट नहीं था, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर था कि बैंक्स का हेल्थ ठीक नहीं है। ये देखते हुए भी इन्वेस्टर को संभल कर पैसा लगाना चाहिए था, लेकिन फिर भी जिन्होंने पैसा लगाया है उनको शॉक मिला। तो अभी आप भी समझदार की तरह बिहेव कीजिए। अपने पोर्टफोलियो में कौन से ऐसे आस्तीन के सांप छुपे हैं उनको ढूंढ निकालिए। कौन सी कंपनीज को शेयर बेचने की फिराक में है ये ध्यान रखिए, क्योंकि कंपनी बिकने वाली है तो उसका शेयर नीचे गिरना ही गिरना है। नॉर्मली इसका अपोजिट होना चाहिए, यानी सरकार अगर किसी कंपनी को बेचना चाहे तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा करने की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि अगर उसको हम बेचें तो उसकी वैल्यूएशन बढ़े। लेकिन यहाँ उल्टा ही होता है और इससे फायदा पहुंचता है प्राइवेट प्लेयर्स को, जो कि कम दामों में ऐसी कंपनी खरीद लेते हैं जो कि उनको फ्यूचर में प्रॉफिट देने वाली है। तो दोस्तों ये जो प्रॉफिट प्राइवेट कंपनीज को हो रहा है इसका किकबैक किसको मिल रहा है? कौन है इसके पीछे? कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? देश के बैंक्स का बुरा जो हाल हो रहा है उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या बिना बीचे कोई रास्ता नहीं निकल सकता है क्या? आपको क्या लगता है दोस्तों? आप मुझे मेरे वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या हम इसके लिए और कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।